हेलो फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन करते हैं कंटिन्यू। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। पहले मैंने बोला था 100 तक करूँगा तब दे दूँगा, अब बोल रहा हूँ कि 500 तक करवा लूँ क्वेश्चन, फिर आपको पीडीएफ दे दूँगा। ओके, अभी तो वैसे भी आप लेक्चर ले रहे हो 10 तक, तो कोई दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन है कि आईयूपीएसी नेम बताना इस कंपाउंड का। तो पहला काम क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखा होगा कि ये तो लॉन्गेस्ट चेन तो भैया साइक्लोहेक्सेन ही है। मैं बोलूँगा साइक्लोहेक्सेन नहीं, साइक्लोहेक्सीन है। तो साइक्लोहेक्सीन, 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 साइक्लोहेक्सीन। अब देखो, नंबरिंग वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, तो यहीं से शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से करूँगा। और या फिर ऐसे करूँगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे करूँगा। इधर से करने पे डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ गया और ग्रुप भी फटाफट 3 नंबर पे आ गया। तो डबल बॉन्ड कहाँ पे होगा, 1 नंबर पे होगा। इसमें क्या बोल रहा है, पहले इसमें 2 नंबर पे होगा, गलत है, 6 नंबर पे होगा पहले। और लास्ट वाले ऑप्शन में बोल रहा है साइक्लोहेक्सीन, इस कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि 1 नंबर पे है डबल बॉन्ड। ओके, उसके बाद में आप देखोगे इथाइल कितने पे आ रहा है, 5 नंबर पे। तो 5 नंबर पे इथाइल और 3,3 डाई मिथाइल। ओके, नंबरिंग इधर से ही होगी। क्यों? क्योंकि इधर से नंबरिंग करोगे ना तो आपको ये फंक्शनल ग्रुप 3 पे मिल जाएगा, जबकि इधर से करोगे तो क्या होगा, इधर से करोगे तो एक मिनट बताता हूँ दूसरे कलर से, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 ग्रुप आएगा 4 नंबर। तो पहला आपका काम होता है मल्टीपल बॉन्ड जल्दी जल्दी आ जाए, फिर आपका दूसरा काम होता है कि भैया आपके पास में जो ग्रुप है वो भी जल्दी जल्दी आए। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। ओके, बढ़े आगे। ये सारे रूल रेगुलेशन मैंने आपके साथ में आईयूपीएसी नेमिंग में डिस्कस भी किए थे। अगला बोल रहा है टर्सरी एमीन। देखो, प्राइमरी एमीन जो होता है ना वो NH2 होता है, सेकेंडरी एमीन होता है NH, और टर्सरी एमीन होता है N। ये तो आपको पता ही होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब आप सेलेक्ट कर लो, N कहाँ दिख रहा है आपको, टर्सरी, ये रहा आंसर। ये क्या है वैसे, ये प्राइमरी है। ये क्या है, ये सेकेंडरी है। ये क्या है, NH है तो सेकेंडरी है। ऐसा एनसीईआरटी में भी तो क्वेश्चन है प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन को क्लासीफाई करने का। ओके, आगे बढ़े। ओके, अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जब अपन ने पढ़ा था तो अपन ने बोला था इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता था, याद करो। वो सिग्मा, जैसे CS3 CS2 और Cl, तो यहाँ पे Cl का -I लगता था। इंडक्टिव मतलब -I इफेक्ट प्लस I इफेक्ट, और वो आपको पता होगा ना सिग्मा बॉन्ड की वजह से लगता है। आप देखो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के लेक्चर बहुत डिटेल में मैंने अच्छे से समझाया था। तो सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो फर्स्ट का आंसर आएगा C, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते। ओके, अगला है मीजोमेरिक, यानी कि +M -M। ये किसकी वजह से होता था, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो क्या आंसर जाएगा, सेकंड का B जाएगा। ओके, तो आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। अगला है, बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ हिट्रो एटम्स। देखो, हिट्रो एटम्स ये मेलामाइन की स्ट्रक्चर दे रखी है। अब आप बोलोगे भैया पॉलीमर तो चैप्टर एनसीईआरटी से हटा दिया, तो आप मेलामाइन की स्ट्रक्चर क्यों लेके आ गए। बस ये पूछ लेगा आपको कि इसमें कितने हिट्रो एटम है। हिट्रो एटम बोलते हैं रिंग में। हिट्रो एटम का मतलब क्या होता है, हिट्रो एटम का मतलब होता है रिंग में, रिंग के अंदर में, रिंग में कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा, CH के अलावा कितने एटम है। ओके, 1 2 3, रिंग के अंदर तो 3 ही हैं। अब आप बोलोगे ये बाहर वाले, बिल्कुल नहीं, इसको हिट्रो एटम कंसिडर नहीं करेंगे, जो रिंग में होंगे उसी को कंसिडर करेंगे। इसका नाम क्या होगा, अब आप देखोगे इसका नाम, तो लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन होगा ये वाला। और आप बोलोगे ये आपने क्या कर दिया। देखो, मान लो मैं लॉन्गेस्ट चेन लेता ये वाली, तो ये जो दो CWH ग्रुप तो अंदर आ गए चैन के, ये तीसरा नहीं आया, तो ये बोलेगा मेरा क्या कसूर है भैया, मेरे को बाहर क्यों रखा। तो एक आपको पता है ऐसा होता है कंपाउंड CH2COOH, एक होता है CH3COOH और CH2COOH। इस कंडीशन में जब एक जैसे ग्रुप ज़्यादा होते हैं ना, तो आप या तो तीनों को अंदर लो ग्रुप में, और 3 नहीं आ रहे तो तीनों को बाहर करो। एक आप है ना सबके साथ समान व्यवहार करो, क्योंकि तीनों बराबरी के लोग हैं। तो आप क्या करोगे, बराबरी का व्यवहार करोगे। या तो आप तीनों को अंदर ले सकते हो तो ले लो, ले नहीं पाओगे तो तीनों को बाहर फेंक दो। तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो गई 1 2 3 3 कार्बन की, तो क्या होगा, प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। आप बोलोगे भैया इसका कार्ब वर्ड क्यों यूज़ किया, तो जब भी फंक्शनल ग्रुप
फंक्शनल ग्रुप भी कौन सा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अगर चेन से बाहर हो, ये मैंने आपको आईयूपीएसी में समझाया था, चेन से बाहर हो तो अपन उसके लिए कार्ब वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ठीक है, डाई नहीं ट्राई होगा। कितना होगा? ट्राई होगा। 3 आ रहे ना, ये डाई वालों को तो हटा ही दो इन ऑप्शन को, तो आंसर सीधा आ गया बस। रूल रेगुलेशन देखो, आईयूपीएसी नाम बहुत लोगों को लगता है कि कठिन है। आईयूपीएसी नाम कठिन नहीं होते। जब ऑप्शन सामने होते ना तो भाई उससे इजी कुछ होता भी नहीं है। आपको एक आध रूल भी पता होता ना तो उस रूल से उसका आप गला दबोच लेते हो तुरंत। अब अगला बोलता है कंपाउंड इज नॉट आइसोमेरिक विथ डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर का मतलब क्या हो गया? C2H5O C2H5। देखो आइसोमर है मतलब इसका और इसका फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है बात है। इसमें कितने कार्बन है? C4। हाइड्रोजन कितने हैं? 10 और O। अब देखो 1 2 3 4 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 6 7 8 9 10 और O। तो ये तो आइसोमर है। इसका कैलकुलेट करोगे। पहले मैं बता दूं आपको, ईथर और अल्कोहल आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। तो अगर कार्बन का नंबर बराबर है ना तो आपको बाकी चीज़ें काउंट करनी ही नहीं है। 1 2 3 4 4 कार्बन है और एक OH लगा है, और भले ही वो ऑक्सीजन OH के फॉर्म में हो, भले ही वो ईथर के फॉर्म में हो, वो आइसोमर होंगे आपस में। ये भी होगा, और ये तो खुद ईथर ही है। तो आंसर ये वाला नहीं होगा। ओके, कहने का मतलब ये है कि ईथर और अल्कोहल आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। अगर कार्बन का नंबर बराबर है तो वो आइसोमर होंगे, लेकिन ये तो कीटोन है, तो कीटोन के साथ में तो ये ऐसा आइसोमेरिज्म दिखाता नहीं है। अब इसका अब चेक करने के लिए फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर दो। तो 1 2 3 4 कार्बन है, उसके बाद में हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 और 3 6 और 2 8 हो गए, और O अब कहाँ से आया? सेम सेम, फॉर्मूला ही बराबर नहीं है तो ये आइसोमर नहीं होंगे। ओके, तो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे एक ग्रुप लगा है और ग्रुप का दिखाना कौन सा इफेक्ट दिखाएगा वो। देखो NO का क्या होता है? नाइट्रोजन। देखो मैंने आपको लगाया था, पहले प्लस M माइनस M की बात करते हैं। ठीक है, प्लस M किसका होता है? लॉन पेयर वालों का प्लस M होता है, और डायरेक्ट जो माइनस होता है उसका प्लस M होता है। माइनस M किसका होता है? माइनस M होता है मल्टीपल बॉन्ड का। याद करो, GOC1 आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई थी मैंने आपको। ठीक है, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो प्लस M होता है, सॉरी माइनस M होता है ना। तो इसमें अगर आप देखोगे इस वाले के ऊपर में, तो इसका आपको क्लियर दिख रहा है, इसके ऊपर माइनस नेगेटिव चार्ज है, तो इसका क्या लगेगा? प्लस M। तो B का क्या हो सकता है? प्लस M वाला हो सकता है। इसका NO का स्ट्रक्चर देखोगे तो नाइट्रोजन, तो इसके में मल्टीपल बॉन्ड है, तो इसका क्या लगेगा? माइनस M। साथ में अगर आप देखोगे इस ऑक्सीजन के ऊपर में लॉन पेयर है। अब आप बोलोगे ये मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड बाद में आ रहा है। कार्बन से जो रिंग जुड़ी है, रिंग से जो जुड़ा है उसके ऊपर क्या है वो देखना आप लोगों को। तो इसका लगेगा प्लस माइनस, लॉन पेयर वालों का प्लस M। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन चेक करते हैं। चलो ऑप्शन चेक करते हैं ना, तो A का कभी भी R नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि A का तो प्लस M वाला ही होगा। प्लस M किस में? P में है, Q में है और S में है। तो A का कभी R नहीं हो सकता, ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद में B का भी कभी R नहीं हो सकता, तो B का R तो किसी ऑप्शन में नहीं है। चलो ठीक है। उसके बाद में C का माइनस M है, मतलब C का सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? Q। तो C का Q किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। C का सिर्फ Q हो सकता है क्योंकि उसका माइनस M लग रहा है। ओके, ये आपस में क्या है? इसमें देखो, अगर आप पहले देखो इनके फॉर्मूले, इसमें देखो ऐसा कहीं भी ऑप्शन नहीं है कि ये आइसोमर नहीं है, तो इनके फॉर्मूले चेक नहीं करने। इसको देखोगे ये क्या है? CH3COOH, यानी कि ये तो है एसिड। और ये क्या है? ये है एस्टर। ये है RCOOR, ये है एस्टर। तो एसिड और एस्टर आपस में क्या होंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्योंकि एक का फंक्शनल ग्रुप एसिड है और दूसरे का एस्टर है। मेटामर किसे बोलते हैं? मेटामर बोलते हैं जैसे CH3O ये हो जाएगा आपका CH2CH3CH3, ये ऐसा है। उसके बाद आपने क्या कर दिया? CH3 मतलब इधर उधर कर दिए ग्रुप को, बस उसको बोलते हैं मेटामर। ये आपस में मेटामर है।
ग्रुप आपस में अगर इधर उधर करोगे तो। चेन आइसोमर तो चेन अलग अलग होती है, बट ये तो क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। अगला क्वेश्चन है ई और जेड नोमेनकल्चर होता है, ठीक है। तो इनमें आपको मैं बता दूं, आपको वैसे ई जेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पहले क्या करते हैं, एक कार्बन से जुड़े हुए होते हैं ना, उसको एक के ऊपर में टिक लगाना होता है, हायर प्रायोरिटी देते हैं, मतलब टिक लगाने का मतलब है हायर प्रायोरिटी देते हैं। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है उसको हायर प्रायोरिटी देंगे अपन लोग। तो इसमें एक ही कार्बन से जुड़े हुए के बारे में बात करते हैं अपन। पहले अगर मैं बात करूँ पहले वाले में, इस कार्बन से 2 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए, एक आयोडीन है एक ब्रोमीन है। इसमें हायर प्रायोरिटी किसको दोगे आप, इसको दोगे ओके। फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसको हायर प्रायोरिटी दोगे, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। तो इसमें दोनों को हायर प्रायोरिटी एक तरफ आ गई, एक तरफ आ गई। जब एक तरफ आ जाए तो उसे बोलते हैं जेड। समझ में आई बात आपको। आप हायर एक कार्बन के ऊपर जाओ, चेक करोगे, एक कार्बन के ऊपर जाओगे और चेक करोगे हायर प्रायोरिटी, फिर उन दोनों प्रायोरिटी को देखोगे तो दोनों ग्रुप अगर एक डायरेक्शन में आ गए तो उसे बोलते हैं जेड। चलो सेकंड वाले को चेक करते हैं। ई जेड आपका पूरा इसी में हो जाएगा कंफर्म। इस कार्बन के ऊपर चेक करते हैं, एक में है O18 और एक में O। अब आप देखो मॉलिक्यूलर वेट O18 का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से 16 से, तो इस पे आ गया। इसमें है कार्बन था ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन है और यहाँ ड्यूटेरियम है, तो ड्यूटेरियम का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है ओके। इसमें भी दोनों ग्रुप सेम साइड आ गए, देखो आ गए सेम साइड, तो ये भी हो गया जेड आपका, ये भी आंसर नहीं है। इसमें अगर आप देखोगे तो इस कार्बन के ऊपर देखोगे तो क्या है, इस कार्बन पे ऑक्सीजन है और ये क्या है, कार्बन है। और कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन बड़ा होगा, ऑक्सीजन। इस कार्बन के ऊपर देखोगे तो ये कार्बन है और ये कार्बन 14 है। कार्बन नॉर्मल बोला मतलब कार्बन 12 है और ये 14 है, तो प्रायोरिटी किसकी होगी, इसकी होगी। अब आप देख रहे हो ये अपोजिट लगे हुए हैं, दोनों ग्रुप जब अपोजिट होंगे तो उसका नाम क्या होगा, ई। तो ई जेड नोमेनकल्चर आपको समझ में आया क्या क्या होता है। प्रायोरिटी का टैग दोगे, एक कार्बन होगा सेम कार्बन पर प्रायोरिटी का टैग दोगे, जैसे अपन ने बोला ऐसे एक टिक लगा दिया। अब अगर सेम साइड है, दोनों सेम साइड है तो जेड, अपोजिट साइड है तो ई। वैसे ई का मतलब ही एंटी टाइप का होता है ना, तो ई एंटी, बस याद रह जाएगा आपको ओके। बढ़े आगे, ये है एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन और एनसीईआरटी में भी दिया होता है। एचबीआर का अटैक पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो एंटी मार्कोनिक रूल लगता है आपको पता है, और 1 डिग्री प्रोडक्ट बनता है इसमें, तो इसमें बनेगा 1 डिग्री प्रोडक्ट। ये बिना किसी रीअरेंजमेंट वगैरह के CH3 ऊपर का ऊपर रहेगा और CH2 और यहाँ लग जाएगा आपका Br, किनारे पे 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब आप देखो किनारे पे 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट, ये रहा आंसर। बिल्कुल समझ में आई बात आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जब अपन ने GOC2 पढ़ी थी ना तो सब कुछ डिस्कस किया था अपन ने। GOC2 के नोट्स आपके पास ही होंगे, रोज़ थोड़ा थोड़ा रिवाइज किया करो। अब देखो, अब ये है ना एनसीईआरटी में भी दिया है और GOC में भी पढ़ा था अपन ने। ये क्या करते हैं, अब इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट और इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। कैटलिस्ट देख करके आपको आंसर याद आना चाहिए। अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, देखो यहाँ दोनों सेम है, पेन टू आइन मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड है, और ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बनाता था सिस फॉर्म में और ये बनाएगा ट्रांस फॉर्म में। आप एनसीईआरटी ओपन करके देखोगे तो ये पेंट 5 कार्बन की थी मान लो है ना, तो उसको ये कुछ नहीं करेगा, पेंट टू आइन है मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, सिस फॉर्म में, और ये किस में करेगा, ट्रांस फॉर्म में। अब इन तो अब देखो ए वाला क्या है, ए वाला है ट्रांस, बी वाला क्या है, सिस। इसने कंफ्यूज करने के लिए ए को नीचे दिया है, बी को ऊपर दिया है, ताकि आप ए को आप मतलब ऊपर वाले को आप ए मान लो आपके दिमाग से और उसको सिस बोल दो तो गलत हो जाए, ऐसा भी ध्यान रखना। लिंडलार रिएजेंट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, याद करो एनसीईआरटी से अपन ने पढ़ा था ना, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन में पढ़ा था, ठीक है। लिंडलार में सिस फॉर्मेशन होता है और बर्च में ट्रांस में होता है। अगला है इसके ऊपर में H2O का अटैक करवाना है। तो ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। आप बोलोगे कैसे पहचान लिया आपने भैया, मैं बोलूँगा मैंने GOC2 में बताया था आपको कि जब भी एल्कीन या एल्काइन मिल जाए आपको, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रिएक्शन के बारे में सोचोगे। तो पहले आप क्या करोगे, इसके ऊपर में इसमें कौन कौन होगा, इसमें पहले इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होता है और फिर न्यूक्लियोफाइल का होता है। इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल है H+,
ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कौन है? न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे वाटर पूरा का पूरा एज अ होल मॉलिक्यूल काम करता है, याद करो। आई बात समझ में? तो पहले क्या होगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? ये देखो, पहले यहाँ अटैक करेगा डबल बॉन्ड किया, तो यहाँ करेगा, यहाँ पर यहाँ करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन तो अब देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहा होगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो अटैक कहाँ करेगा? ये हाइड्रोजन यहाँ पे करेगा और यहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, जिसको अपने को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद में ये तो 5 मेंबर की रिंग है। 5 मेंबर की रिंग के बारे में आपको क्या बोला था मैंने? रिंग एक्सपेंशन होता है, याद करो। और डायरेक्ट याद रखने को बोला था कि 5 मेंबर की रिंग है तो उसे 6 मेंबर की बना दो। ये 6 मेंबर की बना दी। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ था? यहाँ था ये। ओके, उसके बाद में पॉजिटिव चार्ज के बाद में एक कार्बन और था, ये हो गया। अब उसके बाद में अब इसके ऊपर में H2O आकर के अटैक करेगा। करवा दो जैसे अटैक करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे ये एक तो ये था और एक इसने H2O का OH लगा दिया। तो रिंग एक्सपेंशन याद था कि नहीं था? वो रिवाइज तो करना पड़ेगा आपको। ओके, अगला बोलता है टोलेन रीजेंट के साथ में कौन रिएक्ट करेगा। आपको बताया था टोलेन रीजेंट के साथ में एल्डिहाइड कीटोन करते हैं, याद करो, वो तो पढ़ा ही पड़ा था। लेकिन यहाँ तो एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, तो और कौन करता है? तो और करता है टर्मिनल एल्काइन। एनसीईआरटी का ही है, टर्मिनल अल्काइन जो होता है वो करता है अटैक। ओके, तो इसमें टर्मिनल एल्काइन मतलब किनारे पे ट्रिपल बॉन्ड, इसको बोलते हैं टर्मिनल एल्काइन। ओके, मतलब किनारे पे ट्रिपल बॉन्ड। ओके, आगे आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ इसने अटैक करवाया, चलो अच्छी बात है। और ब्रोमीन लग गए 2-2, एक ब्रोमीन लगा, एक OH लगा। याद करो, जब अपन ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी तो अपन ने बोला था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जब हेलोजन अटैक करता है, हेलोजन अटैक करता है तो फिर उसमें बनता है साइक्लिक हेलोनियम आयन। क्या बनता था? इंटरमीडिएट याद करो, लिखा है था आपको बहुत अच्छे से, साइक्लिक हेलोनियम आयन, हेलोनियम आयन। अब इसमें से साइक्लिक हेलोनियम आयन पहचान लो, ये रहा, हो गया। इंटरमीडिएट साइक्लिक हेलोनियम आयन था। बोलता है यहाँ पे 2 डिग्री होना चाहिए कार्बन और साथ में sp2 भी होना चाहिए। तो ये वाला तो 1 डिग्री है। देखो 2 डिग्री किसे बोलेंगे? जिसके दोनों तरफ ग्रुप होंगे। ओके, समझ में आएगी बात आपको? तो ये वाला तो 1 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 3 डिग्री है क्योंकि 3 ग्रुप हैं इसके, तो है, तो इसको भी हटा दो। ये 2 डिग्री है। ओके, ये वाला 3 डिग्री है, इसको भी हटा दो। ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 3 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है। पहली बात तो कंडीशन हो गई ना 2 डिग्री वाली क्लियर। चलो उसके बाद में अपने से आगे पूछता है कि साथ में sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी हो। sp2 के लिए अपन ने क्या पढ़ के रखा है कि एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसके पास में एक डबल बॉन्ड है, इसके पास नहीं है, इसके पास एक डबल बॉन्ड है, इसके पास है, इसके पास नहीं है। अब दोनों कंडीशन कहाँ फिलफिल होती है, कितने कार्बन में होती हैं? तो आप चेक करोगे कि 1 2 3 में होती है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे ना तो ये 2 डिग्री नहीं है। क्यों नहीं है बताऊँ? मैं इसको मिटाऊंगा अभी। रीज़न ये है कि पहले मैंने आपको बता दिया कि इधर 2 बॉन्ड होने चाहिए, लेकिन दोनों बॉन्ड से कार्बन जुड़ा होना चाहिए। अब इसमें इधर देखोगे इस तरफ तो कार्बन है लेकिन इधर तरफ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो इसको 2 डिग्री नहीं बोलेंगे। ओके, तो इसमें ये जो पहली कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हो रही है। तो आंसर कितना जाएगा कि 2 कार्बन ऐसे हैं जो 2nd डिग्री भी हैं और साथ में उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी है। ओके, बढ़े आगे। ठीक है, बोलता है नॉट होमोलॉगस। होमोलॉगस किससे बोलते हैं? होमोलॉगस उसे बोलते हैं जो एक जैसे होते हैं। एक जैसे मतलब कि अल्कोहल, आपस में सारे के सारे अल्कोहल होमोलॉगस हैं, आपस में सारे के सारे एल्कीन होमोलॉगस हैं, आपस में सारे के सारे कीटोन होमोलॉगस हैं। तो देखो मतलब एक जैसे जैसे ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, तो ये होमोलॉगस हैं। ये कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये होमोलॉगस हैं। ये एमीन है, ये एमीन है, होमोलॉगस है। बिल्कुल नहीं, गलत बात। ये 2nd डिग्री एमीन है और ये 1 डिग्री एमीन है, तो ये होमोलॉगस नहीं होंगे। एनसीईआरटी का ही बात है। ये दोनों एस्टर हैं तो होमोलॉगस होंगे। आई बात समझ में होमोलॉगस की बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक कौन सा है इसमें से? एरोमेटिक में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए सारे के सारे। ये देखोगे ना तो sp3 दिख रहा है, ठीक है,
ये भी sp3 दिख रहा है। sp3 कैसे देख रहा हूँ मैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं जिस कार्बन के पास में वो sp3 होता है। इसमें देखोगे ये भी sp3 है, तो जो sp3 वाले हैं वो तो एरोमेटिक हो ही नहीं सकते, तो आंसर आएगा थर्ड वाला। यहाँ पे कोई भी sp3 नहीं है। बोलता है लेस रिएक्टिव टुवर्ड ESR। अब आप याद करो ESR पे तो मैंने इस पे 3 वीडियो बनाए थे पूरे आपको करवाने के लिए, और मैंने ESR का जो ऑर्डर का बोला था, सबसे आगे आएगा +m वाला, +H वाला, फिर +m वाला, फिर +I वाला, फिर न्यूट्रल, फिर -I वाला, और फिर -m वाला, और सबसे कम -H वाला। ये ESR का ऑर्डर था। इसके अलावा एक फिक्स ऑर्डर था, वो भी आपको याद करने को बोला था, याद करो, बिल्कुल रिवाइज करके आया करो। अब तो रोज़ के रोज़ लेक्चर, ठीक है। आप वीडियो देखने से पहले 15-20 पेज रिवाइज कर लिया करो। वो PDF अगर किसी के पास नहीं है GOC2 वाला लेक्चर देखने के बाद में भी, तो मेरे से ले लेना, व्हाट्सएप कर देना मेरे को, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो OH पे क्या है, लॉन पेयर है लॉन पेयर, इसका लगेगा +m। इसके ऊपर भी लॉन पेयर है तो +m लगेगा, लेकिन साथ में इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है तो -I भी लग जाएगा। अब आप बोलोगे मल्टीपल बॉन्ड वाला का भैया -m होता है, नहीं, -m तब होता है जब वो ग्रुप सीधा रिंग के ऊपर में अटैच हो। क्या ये मल्टीपल डबल बॉन्ड सीधा रिंग पे अटैच है, नहीं है, तो -I लगेगा। इसका बोलो, बिल्कुल इसका लगेगा -m। क्यों, क्योंकि इसका मल्टीपल बॉन्ड डायरेक्ट रिंग से अटैच है। देखो इसका लगेगा हाइड्रोकार्बन का +H। ओके, ठीक है। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव पूछा है, लेस रिएक्टिव कौन होगा, -m वाला। कौन मिला, थर्ड वाला मिल गया ना। ओके, आगे बढ़े। अगला है इन फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ESR, ठीक है। ESR में 2 ग्रुप लगते हैं, एक +m लगता है, एक -m लगता है। इसकी थ्योरी पे क्वेश्चन है। +m कहाँ होता था, अगर ऑर्थो एंड पैरा पे होता है तब लगता है, और -m भी कब होता है, जब ऑर्थो और पैरा पे होता है तब लगता है। और इसे बोलते हैं एक्टिवेटिंग इफेक्ट। क्या करता है, ये रिंग को एक्टिवेट करता है। और ये इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग। क्या बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग। बताया था डिटेल में, आप देखना चाहो तो वीडियो देख सकते हो, 5-10 मिनट का वीडियो है। तो क्लोरीन, अब क्लोरीन क्या है, अगर मान लो किसी रिंग पे क्लोरीन लगा हुआ है ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे, तो क्लोरीन क्या है, -I वाला है। तो -I वाला हो या फिर ये हो तो क्या होगा, डीएक्टिवेटर होगा, बिल्कुल। ओके, आगे बढ़े। हेलो, थोड़ी देर में आऊँ, मैं कुछ ज़रूरी काम कर रहा था। मेरे को लग जाएगा आधा घंटा। हाँ, मैं भी लगाया था, बराबर हो गया तो। ओके ओके ओके, कॉल करता मैं। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन आ गया आपका P ब्लॉक का। देखो यहाँ पे P ब्लॉक में एक आता है, अपन जब सिलिकॉन पढ़ते हैं ना तो ऐसे ग्रुप आते हैं R और मान लो कि इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन होता है रिएक्टिव, फिर अपन ने एक R यहाँ लगा दिया तो ये हो गया, एक क्लोरीन हटा के यहाँ R लगा दिया तो, और R होता है लेस रिएक्टिव। जिसमें क्लोरीन कम होता है ना, वो काम आता है चैन को कंट्रोल करने के लिए, याद रखना। ओके, जिसमें एक क्लोरीन होता है वो चैन को कंट्रोल करने में काम आता है। बोलोगे भैया ये क्या कंसेप्ट हो गया, तो ये फिक्स होता है क्वेश्चंस जो आपको सिलिकॉन कार्बन फैमिली में आपको मिलेगा। आप जाके देखोगे तो इसमें एक क्लोरीन है, बहुत बड़ी बड़ी चैन बना करके दिखाई वहाँ पे, उस चैन को देख लेना एक बार, उसके दर्शन कर लो। एक क्लोरीन होगा, वो आपका क्या होगा, चैन को कंट्रोल करेगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हुआ है B2S6 के बारे में इनकरेक्ट बताना। पहले B2S6 की स्ट्रक्चर आपको पहले भी बता चुका मैं। 4 तो बोरोनिन होते हैं टर्मिनल वाले, और 2 होते हैं इसमें बनाना बॉन्ड वाले होते हैं, और ये प्लेन में होते हैं। 4 बोरोन एक प्लेन में होते हैं, और ये ऊपर जो है ना, मैं इसको ग्रीन कलर में बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये ग्रीन वाले जो होते हैं ना हाइड्रोजन, ये होता है एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे।
अब बात बता दूं, अब मैंने पिछले क्वेश्चन में भी एक आपको बताया था कि ये 4 हाइड्रोजन जो है ना टर्मिनल वाले, ये इन चारों को आप रिएक्शन में हटा सकते हो, बीच वाले को नहीं हटा सकते हो। तो अगर इनको हटा करके CH3 लगाने हो तो आप मैक्सिमम 4 CH3 लगा सकते हो, कभी भी 5 CH3 नहीं लगा सकते। ये बोल रहा 5 CH3 लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते। पहले भी ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। उसके बाद इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड। अब देखो इसे बोलते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है। तो ये जो आपका बनाना बॉन्ड होता है ना, इसमें देखो सेंटर कितने आ गए, सेंटर मतलब एटम कितने आए 3, इलेक्ट्रॉन कितने आए 2। तो इसमें 2 बॉन्ड, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्ड बॉन्ड होता है, इसी को बनाना बॉन्ड बोलते हैं। तो ये तो सही बात है। और देखो मैक्सिमम, देखो अब मैंने क्या बोला था आपको अभी कि भैया ऐसी बात है कि ये जो 4 हाइड्रोजन है वो एक प्लेन में है, वो जो बोरॉन है वो एक प्लेन में है, ये एकदम कॉपी के प्लेन में रखे हुए हैं। ठीक है, ये क्या रखे हैं, एक कॉपी के प्लेन में है। और ये जो हाइड्रोजन है ग्रीन वाले, एक ऊपर है एक नीचे। तो मैक्सिमम एक प्लेन में कितने एटम हो सकते हैं, 6 एटम हो सकते हैं। वो 6 एटम क्या होंगे, 2 तो होंगे बोरॉन और 4 होंगे हाइड्रोजन। अब ये वाले जो बॉन्ड है ना, ये 4 बॉन्ड, ये बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड की तरह बॉन्ड है, इसमें दो ही सेंटर है और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऐसे कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। आई बात समझ में? ओके। रेड फॉस्फोरस और वाइट फॉस्फोरस की अगर आप देखते हो तो उनमें डिफरेंस पड़ता है। आप NCERT में थ्योरी लिखी हुई है, तो उनमें सेम क्या चीज़ होता है, अगर आप देखने जाओगे तो उनका हाइब्रिडाइजेशन सेम आता है। बाकी स्टेबल में तुम्हें आपको पता है रेड वाला वाइट फॉस्फोरस होता है वो ज़्यादा जहरीला होता है और ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो कम स्टेबल होता है। स्मेल दोनों की अलग अलग आती है, सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, बट हाइब्रिडाइजेशन दोनों का sp3 होता है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है, तो इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला बॉन्ड है OO बॉन्ड, किस में होगा? तो मैं आपको बता दूं OO बॉन्ड, ये 2021 का या 20 का क्वेश्चन है नीट का, इसमें होता है 28 में। देखो जो S2O8 में बॉन्ड होता है पर ऑक्साइड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, और ऐसे याद रख दो SSOSS बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड होता है। और अगर आप 27 में जाओगे तो इसमें मिलेगा SOS बॉन्ड। 27 का मतलब है ये वाला 27 H2O7। और अगर आप उसके बाद में अगर आप और कम जाओगे तो उसमें SS बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको मेनली बोलेगा पर ऑक्साइड लिंकेज किस में, पर ऑक्साइड या ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिंकेज, वो होता है H2O8 में। ओके, ठीक है। अब होता है कांच किस में घुल सकता है? ग्लास इज सॉल्युबल इन, ग्लास घुलता है सिर्फ और सिर्फ NCERT का है NaOH में और HF में। इन दोनों के अलावा आप कांच को किसी में भी घोल नहीं सकते। इसमें अगर कांच डाल दोगे, मान लो आपके पास में NaOH पड़ा है और उसमें आपने चश्मा डाल दिया अपना, तो वो पिघल के पानी पानी हो जाएगा। ठीक है, तो HF और NaOH में घुलता है कांच। पैरामैग्नेटिक कौन सा होगा? तो पैरामैग्नेटिक के लिए अपन क्या बोलते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो NO के अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे ना तो ऑड आएंगे, तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम नहीं करता है? ठीक है, तो N2O5 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करता है। अगला है बोरेक्स बीट टेस्ट। बोरेक्स बीट टेस्ट बोरॉन फैमिली में NCERT में दे रखा है। तो वो किस किस के देता है, तो उसके लिख रखे हैं उसने कि कौन कौन उसका देता है। तो वो देते हैं D ब्लॉक वाले। किसके लिए होता है ये? D ब्लॉक के मेटल्स को पहचानने का टेस्ट होता है, जिसे बोलते हैं बोरेक्स टेस्ट। तो वो उसमें D ब्लॉक के अलावा जो भी हो उसको हटा दो, कोबाल्ट निकल कॉपर ऊपर के सबके मेटाबोरेट बनेंगे। बोरेक्स बीट टेस्ट एल्यूमिनियम का नहीं होगा क्योंकि वो D ब्लॉक का नहीं है। तो D ब्लॉक वाले देते हैं ये टेस्ट, D ब्लॉक वाले देते हैं। आया समझ में? अगला वाला है सिलेक्ट द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब जिस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आप जब ओजोन का फॉर्मेशन पढ़ते हो, याद करो ओजोन का फॉर्मेशन, तब आप एक डिवाइस काम में लेते हो ओजोन को बनाने के लिए, उसे बोलते हैं ओजोनाइज़र।
और उसमें आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हो, झटका लगाते हो बिजली का, तब ओजोन बनती है। तो आप एनर्जी दे रहे हो, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। ओके, ठीक है। वैसे एक और तरीका है इसको पहचानने का, प्रोडक्ट को देखो, रिएक्टेंट को देखो। तो एंडोथर्मिक में हमेशा क्या होगा, जो रिएक्टेंट होगा ना वो ज़्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है, प्रोडक्ट अनस्टेबल है। अब आपको पता है O2 और O3 में अनस्टेबल कौन है? आप बोलोगे O3 अनस्टेबल होता है, आसानी से ऑक्सीजन, और O में टूट जाता है। तो आप जो इसके दो तरीके हो गए, तो आपने NCERT पढ़ी, आपको याद था, सीधी सी बात है, और एक आपका ये तरीका हो गया। ओके, कि रिएक्टेंट जिसका ज़्यादा स्टेबल होता है उसमें उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए फिर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये किसका ऑर्डर है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ओके, बढ़े आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड सल्फर सल्फर एटम हैज़ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट? अब आप इनको, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी स्ट्रक्चर आपको आनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके लिए मैं कल एक वीडियो लेकर आता हूँ, सल्फर के ऑक्सो एसिड का एक वीडियो बनाते हैं अपन लोग। ठीक है, मैंने P ब्लॉक पढ़ाया था, तब मैंने क्या बोल दिया था कि मैं इसके अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बट मैंने वीडियो बनाया नहीं था। तो मैं आपको सल्फ़र के ऑक्सी एसिड पे एक अलग से वीडियो बना करके लेके आने वाला हूँ। उसके बाद आप देखोगे तो इसमें सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखेंगे अपन लोग उसी कंडीशन से। ठीक है, तो उसमें दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग आएगी। क्या आएगी? अलग अलग आएगी। एक बार बना के दिखा दूँ आपको? चलो इसका तो बना ही देता हूँ ताकि एक क्वेश्चन तो हो ही जाए। क्या बताना आपको? S2 देखो 4 सल्फर है, ये इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? डायरेक्ट याद रखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है। ठीक है, और बाकी सब में सल्फर दो दो होंगे, ये अजीब ही है, 4 वाला है। तो सीधी सी बात है, जब 4 होंगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। ओके, फिर इसमें क्या होगा? एस 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 ऐसे बॉन्ड होगा। तो इन बीच वाले सल्फर की 0 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। कितनी आती है? 0 0, और किनारे वालों की आती है प्लस से ऐसे। ठीक है, अगली बात समझ में आपको? 4 बॉन्ड, 4 सल्फर है, इसीलिए अलग अलग आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्ट एसिडिक इनमें से कौन सा होगा? तो मोस्ट एसिडिक अगर आप देखने जाओगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे जिसकी ज़्यादा, मोर एसिडिक। इन सब में तो यही है। ओके, एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर एलिमेंट अलग अलग है तो। नॉट अ परऑक्साइड, ये तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, सब समझते हैं। ये सोडियम परऑक्साइड है। अब ये है ना पहले, और ये कैल्शियम का परऑक्साइड है। अब एस ब्लॉक हट गया ना, तो आपको थोड़ी इसको पहचानने में दिक्कत हो जाएगी। बाकी तो पहले हर कोई याद रखता था कि हाँ ये सोडियम और कैल्शियम परऑक्साइड बनाते हैं, तो ये लेड का सो नॉर्मल ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है। ओके, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, फॉस्फीन किससे नहीं बना सकते? तो ये तरीका है आपको याद रखने का कि फॉस्फीन किससे बनता है। वाइट फॉस्फोरस की NaOH के साथ में, ये फॉस्फोरस कौन सा होना चाहिए? वाइट फॉस्फोरस। NaOH के साथ में रिएक्शन कराओगे तो PS3 बनेगा। S3PO3 को हीट करोगे तो PS3 बनेगा, ये याद ही रखना है। और कैल्शियम फॉस्फाइड को अगर रिएक्शन कराओगे तो फॉस्फीन बनेगा। ये 3 इसके मेथड हैं, ये मेथड नहीं हैं। और जो मेथड हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। P ब्लॉक में जाओ और एक बार देखो क्या फॉस्फीन बनाने के यही मेथड है? यस मेथड है। 3 4 बार पढ़ोगे, पन्ने पलटोगे, बार बार रिवीजन करोगे तो चीज़ें आपको याद होगी। ओके, और ऐसी याद होगी आप भूलोगे भी नहीं। अगला है बोरिक एसिड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर आपको बना के रखी हुई है NCERT में, तो आप उसकी स्ट्रक्चर देखोगे। अब आप बोलोगे भैया कैसे कैसे स्ट्रक्चर याद रखे सबकी? तो NCERT में बहुत सारी स्ट्रक्चर नहीं है ज़्यादा, जो NCERT की स्ट्रक्चर है उसकी आपको याद रखनी पड़ेगी। वैसे बोरिक एसिड क्या होता है? H3BO3, या इसको ऐसे भी लिखते हैं बहुत सारे लोग, BOH का होल थ्राइस। लगता है ऐसे कि बेस है, बट बेस होता नहीं है। अब कैसे बनेगा ये? बोरॉन, अब इसमें होता है क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और बहुत सारे ये लोग मिल के रहते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इससे जुड़ता है हाइड्रोजन, और फिर ऐसी बहुत सारी
बोरिक एसिड की यूनिट होती है और उनके साथ में हाइड्रोजन और बॉन्ड ये बना करके ऐसी लेयर बना देता है। ठीक है, अब इसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखने जाओगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या देखा आपको, 3 बॉन्ड बना रखे बोरॉन ने, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 क्या आएगा, sp2। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बोरिक एसिड इज ट्राई बोरिक प्रोटिक एसिड, ये बोल रहा है ट्राई प्रोटिक एसिड। तो दो नीट में एक क्वेश्चन आता है, अब आपको यहाँ देखोगे ना तो ऐसा लगेगा 3 OH है, 3 OH दे सकता है, ऐसा नहीं होता है। ये ना OH देता है ना H देता है। तो आप बोलोगे भैया H नहीं देता है, H+ नहीं देता तो एसिड कैसे हुआ। ये क्या करता है, जब इसके पास में पानी आता है तो ये पानी को एक चांटा मारता है और फिर उससे एक H+ लेता है और वो दूसरे लोगों को पकड़ा देता है और बोलता है देखो कि मैंने H+ दे दिया तो मुझे एसिड घोषित कर दो। ऐसा नहीं था, मान लो आप कहीं जा रहे थे कि आप देखते हो कि एक बच्चा 10 रुपये का नोट लेकर के कहीं भगवान जी को चढ़ाने जा रहा था, या मतलब दान पात्र में डालने जा रहा था, या फिर किसी को महाराज जी को हाथ में पकड़ाने जा रहा था। एक आदमी आया, थोड़ा सा हट्टा कट्टा था, उसने बच्चे को थप्पड़ मारी और उससे 10 का नोट छीना और महाराज जी को बोला और फोटो शूट कराया और बोला कि ये देखो हमने 10 रुपये का नोट डोनेट कर दिया। बोरिक एसिड वही कमीना है। ठीक है, क्या करेगा, इसके पास से पानी गुजरेगा तो पानी को बोलेगा इधर आ, तो उसके चांटा मारेगा। ठीक है, तो पानी को चांटा मारेगा, चांटा मार के बोलेगा कि H+ दे, तो पानी H+ देगा, ये नहीं देगा। तो बोरिक एसिड क्या है, एक तरह से वीक एसिड है। वीक क्यों है, तो भाई खुद दे ही नहीं रहा है तो वीक एसिड है। और पानी से कितने H+ दिलवाएगा, पानी 1 H+ देता है, तो वो कैसा होगा, मोनोबेसिक होगा। कैसा होगा, मोनोबेसिक होगा। तो ये तो बोल रहा है ट्राईप्रोटिक, बिल्कुल गलत है। मोनो, मैंने समझाया ना कि इनमें से तीनों में से एक भी हाइड्रोजन अपना हाइड्रोजन नहीं देगा। पानी आएगा, उसे थप्पड़ मार करके उसका H+ छीनेगा और वो दुनिया को दिखाएगा और बोलेगा ये लो मैं भी H+ दे रहा हूँ। भाई तू नहीं दे रहा है, तो पानी से छीन के दे रहा है, तो वो वीक मोनोबेसिक एसिड होगा। ओके, 3 बार नीट में पूछ चुका है, ये गलत हो गया। और इसका ये NCERT की लाइन है, बोरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाओ बहुत पतला सा, कभी आंखें आ जाए, आंखें सूज जाए, तो उसको आप दवा के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये NCERT की लाइन है। और ये कोवेलेंट नेटवर्क नहीं बनाता है, मैंने बोला अभी आपको, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का नेटवर्क बनाता है। कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेटवर्क बनाता है। NCERT में स्ट्रक्चर भी दी हुई है। अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल प्योर NCERT पे चल रहे हैं। ओके, अगला कौन सा ऑक्साइड एसिडिक नेचर का है। देखो अभी अपन ने बोरिक एसिड पढ़ा बोरिक एसिड क्या था, BOH होल थ्राइस था बोरिक एसिड। इसी ऑक्साइड से बनेगा B2O3 बनेगा। जैसा हाइड्रोक्साइड वैसा उसका ऑक्साइड का नेचर। समझ में आई बात, ये बात हर पूरी केमिस्ट्री में लगेगी। जैसा ऑक्साइड वैसा उसका हाइड्रोक्साइड, वैसा उसका हाइड्रोक्साइड। अब आपको बता दिया मैंने, ऊपर वाले क्वेश्चन से पता लगा आपको कि बोरिक एसिड, नाम भी बोरिक एसिड है, कि बोरिक एसिड एसिडिक नेचर का है, तो उसका जो हाइड्रेट बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, वो भी एसिडिक नेचर का होगा। समझ में आ गई बात। और वैसे अपन जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बताई थी तब आपको मैंने एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम बताए थे, सुनो जनाबे अली बेकार गए सब पंजाबी ऐसे, तो ये सब तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ओके, आगे बढ़े। मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे कॉमनली SnCl2, SnCl4 नहीं होगा। ओके, P ब्लॉक का क्वेश्चन है। अब बोलोगे भैया ऐसे तो हम परेशान हो जाएंगे। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, तो इसमें Sn+4 में है, इसमें Sn+2 में है, तो जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ओके, अगला परऑक्सी एसिड। परऑक्सी मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, किस में बोली थी, आपको याद करने को बोला था 28 वाले में। 27 वाले का भी बताया था मैंने कि नहीं भैया 27 वाले में लिंकेज होती है, SOS लिंकेज होती है, तो ये तो 27 वाला नहीं होगा, तो कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ओके, आगे बढ़े। अगला बोलता है न्यूट्रल ऑक्साइड कौन बनाता है, देखो, और एसिडिक भी बनाता है। कार्बन का, आपको कार्बन के ऑक्साइड पता होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा होता है, न्यूट्रल। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक।
अब आप बोलोगे भाई हम कैसे चेक करेंगे, ऑप्शन से चेक करोगे। और मैंने जब आपको पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड पढ़ाए थे तब आपको मैंने एसिडिक ऑक्साइड के बारे में कौन से होते हैं वो भी बताया था, बेसिक कौन से होते हैं, न्यूट्रल कौन से होते हैं और एम्फोटेरिक कौन से होते हैं वो भी आए। तो आपको न्यूट्रल में आपको 3 ही बताए थे, NO, CO, CONO, N2O, बताया था कि नहीं बताया था। तो आपको न्यूट्रल ऑक्साइड देखते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए मतलब CO आया तो कार्बन वाला ही आंसर आप टिक करोगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन और करेंगे फिर मैं बार बार कॉल आ रहा है, मैं जाने वाला हूँ। ठीक है, वैसे आज के 40 क्वेश्चन भी हो गए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। अब देखो ये आपको लेड नाइट्रेट, जब भी आप नाइट्रेट को हीट करोगे ना तो NO2 बनेगी। ये NCERT का है P ब्लॉक में। और अगला है P4O10 की स्ट्रक्चर। तो मैंने P4O10 की स्ट्रक्चर आपको बतानी सिखाई थी, पहले आप फॉस्फोरस की स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है, और उसके बीच में ऑक्सीजन लगा दो, लगवाए थे ऐसे। और उस दिन का क्वेश्चन करवाया था तब बोला था कि इसमें ऑक्सीजन कितने बॉन्ड है, POP बॉन्ड कितने हैं, तो वो 6 बॉन्ड थे, आपको पता है। तो अब आपको बोल रहा है, अब मैं बताऊँ आपको, अब आप देखो कि ये जो टर्मिनल वाले बॉन्ड होते हैं ना, ये होते हैं छोटे बॉन्ड। क्यों, इसमें डबल बॉन्ड है, डबल है कि नहीं है। और अगर आपको मैं दूसरा कलर से बताता हूँ आपको, ये ग्रीन वाला, ये बॉन्ड होगा ना, ये भी फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड है ये भी, बट ये बॉन्ड होते हैं छोटे, लंबे। तो ग्रीन वाले तो होंगे लंबे। क्यों लंबे होंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। और जो डबल बॉन्ड वाले हैं ना वो छोटे हैं। तो आपको क्या बोला है, शॉर्ट PO बॉन्ड। शॉर्ट का मतलब क्या हो गया, फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कितने बॉन्ड है ये, 4 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना। ओके, थैंक यू।